मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अपने बेड पर करवट लेते हुए आदित्य ने बड़े प्यार से अपनी होने वाली बीवी प्रिया से कहा, तुमसे ज्यादा जीनियस लड़की पूरे बैच में नहीं थी। प्रिया ने इस बात को हंसी में डाल दिया और आईने के सामने बैठकर अपने पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाने लगी। जैसे ही उसने फोन स्पीकर पर डाला, आदित्य को समझ आ गया कि प्रिया आईने के सामने है। उसने थोड़े मिस्चीवियस तरीके से कहा, आर यू इन फ्रंट ऑफ द मिरर? प्रिया ने धीरे से कहा, आदित्य ने मजाकिया अंदाज में कहा, 2 दिन बाद हमारी शादी है, पर मुझे सुहाग रात आज रात को ही मनानी है। प्रिया के हाथों से मॉइस्चराइजर गिर गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, आदित्य 2 दिन बाद एग्जैक्टली, तो आज क्यों? उसी दिन करेंगे ना जो करना है। आदित्य ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, आज और अभी। कम डाउन, आई शैल सी यू इन 15 मिनट्स। प्रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे आदित्य अभी नहीं, लोग हैं यहाँ। आदित्य फोन रखते हुए बोला, I don't care and yes, wear something hot. Bye, love you. फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ आदित्य अपने बेड से फटाक से नीचे उतरा। उसने अपने आप को एक बार आईने में देखा और परफ्यूम छिड़क कर गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। वहीं प्रिया बिल्कुल टेंशन में थी। पहली टेंशन, वो घर से बाहर कैसे निकले, और दूसरी सबसे बड़ी टेंशन, क्या हॉट ड्रेस पहने। प्रिया ने अपना कपबोर्ड खोला और कपड़े यहाँ वहाँ करने लगी। पूरे 15 मिनट जद्दोजहद करने के बाद उसे एक ब्लैक काफ्तान पसंद आया और फटाफट उसने वो पहन लिया। वो आईलाइनर लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वो एकदम से सोचने लगी कि कहीं कोई बुआ या मौसी ना हो, वरना वो तो रूम में धरना ही देने लगेंगी। यहाँ आदित्य गाड़ी को तेजी से भगाते हुए प्रिया के घर की तरफ जा रहा था। प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी जान में जान आई। दरवाजे पर माँ थी। माँ अंदर आई। वो सीधा इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। प्रिया ने उनसे पूछा, माँ क्या खोज रही हो, बता भी दो। क्योंकि कमरा तो मेरा है, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। माँ ने प्रिया की बातों को अनसुना किया और खोज जारी रखी। प्रिया के फोन पर तभी आदित्य की कॉल आने लगी। उसने जैसे ही फोन उठाया, वो टेंशन में आ गई और खुद से बोली, ओह माय गॉड, ये गलत टाइम पर आदित्य शुमाकर क्यों बन जाता है। वो धीरे से बालकनी में गई और उसने जब बाहर की ओर झांका तो देखा कि आदित्य गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उसी का वेट कर रहा था। तभी उसके कंधे पे किसी का हाथ आया। वो एकदम से डर गई। जब पलटी तो देखा माँ थी। प्रिया फटाक से अंदर चले गई और बड़बड़ाने लगी, आप भी ना मॉम, भूत की तरह धीरे से हाथ रख रही हो। अरे चिल्ला के आवाज करो ना, प्रिया इधर आ। माँ हंसने लगी और तभी उन्होंने प्रिया की तरफ गौर किया और सरप्राइज्ड एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तू इतना तैयार होकर लेटने जा रही है? सीरियसली क्या चल रहा है? प्रिया ने मोमेंट को संभाला और बड़े ही स्मार्ट तरीके से बात घुमाई। आप पहले तो बाहर जाओ, वरना पूरा परिवार इसी कमरे में आ जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं और आदित्य वर्चुअल डेट करने वाले हैं। टड़ा! उसने अपने काफ्तान को हवा में लहराते हुए कहा। मॉम को जैसे तैसे बाहर भेजा और यहाँ इतनी देर में आदित्य ने पूरे 21 कॉल कर दिए थे। प्रिया ने जब फोन चेक किया तो एक छोटा फ्लावर वास उठाया और बालकनी में गई। उसने धीरे से आदित्य को आवाज लगाई। जब उसने नहीं सुना तो मैसेज किया, खत्म हुआ इंतजार। लुक अप, प्रेजेंटिंग यू सिजलिंग प्रिया कपूर। आदित्य ने जैसे ही मैसेज देखा, झट से गर्दन ऊपर की और प्रिया ने उसके ऊपर वाज दे मारा। नसीब आदित्य ने कैच कर लिया, वरना गाड़ी और दाढ़ी दोनों खतरे में थे। आदित्य ने प्रिया को कॉल किया। प्रिया ने कॉल पिकअप किया। आदित्य झुंझलाते हुए बोला, अरे नीचे आओगी या यहीं बोनट पर तशरीफ गरम करते रहूं? प्रिया ने गुस्से से कहा, कहाँ से आऊं? यहाँ से नीचे कूद जाऊं क्या? आदित्य ने हंसते हुए कहा,
नाइस आइडिया। सुनो, तुम कूदो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। वैसे भी तुम्हारा जिम करने का क्या फायदा अगर तुम ये एक मंजिल से भी नीचे नहीं कूद सकती। प्रिया ने बालकनी के रेलिंग में कपड़ा बांधा और बड़े ही फुर्ती से नीचे आ गई। ये देखकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। तो सीधा ताली बजाने लगा। प्रिया दौड़ कर आई और उसको चुप कराते हुए बोली, क्या, क्यों ताली किस लिए? इंडिया मैच नहीं जीती है। निकालो गाड़ी, वरना किसी ने देख लिया ना तो पूरा घर ताली बजाएगा। आदित्य की ताली भले ही बंद हो गई, पर उसकी नजरें प्रिया पर ही अटकी थी, जो काले काफ्तान में बहुत ही हॉट लग रही थी। ऊपर बंधा लूज बन और वो आंखों पर आईलाइनर उसे और हॉट और सेंसुअस बना रहा था। प्रिया ने आदित्य को जोर से हिलाया और उसे धक्का दिया। धक्के से आदित्य मानो होश में आया और फिर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और दोनों निकल गए। गाड़ी हाईवे पर आ चुकी थी। अभी तक आदित्य ने प्रिया को कुछ भी नहीं बताया कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। प्रिया ने आदित्य को कोहनी मारी और इरिटेट होते हुए बोली, अरे कहाँ चले जा रहे हो? सुहागरात सिटी के बाहर मनाओगे क्या? आदित्य ने उसे देखा और बोला, तुम पहले तो आने के लिए 10 बहाने बना रही थी, अब आ गई हो तो तुरंत सब कुछ हो जाए, है ना? अरे यार, थोड़ा पेशेंस रखो। इफ आई हैव सेड समथिंग तो सोच समझ कर ही कहा होगा। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ तुम शादी के बाद रहोगी। कुछ सेकंड के लिए प्रिया को कुछ समझ नहीं आया और फिर एकदम से उसकी बत्ती जली तो उसने कस के आदित्य को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, OMG, don't tell me you have bought a new apartment। आदित्य ने नोट किया और देखते ही देखते गाड़ी सीधे एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। तभी उस जगह का केयर टेकर भागते हुए आदित्य की गाड़ी की तरफ आया। जैसे ही उसने हाथ हिलाया तो आदित्य ने अपनी गाड़ी रोक दी। आदित्य ने शीशा नीचे किया और उससे बंगले की चाबी मांगी। उसने तुरंत चाबियों का गुच्छा आदित्य को पकड़ा दिया। आदित्य ने जाते हुए उससे पूछा, तुम वैसे कब आए? यहाँ तो वो वागले जी थे। लड़का बीच में ही बोला, हाँ, वो मेरे चाचा हैं, वो गांव गए हैं। अब मैं ही रहूंगा इधर। आप लोग बता दो कभी शिफ्ट होने का है करके, तो मैं सारा बंदोबस्त करके रखूंगा। चलो साहब, कुछ रात को बोनी करवा दोगे तो अच्छा रहेगा। आदित्य ने उसे गाड़ी के होल्डर से 100 का नोट निकालकर थमा दिया। लड़का नोट लेकर निकल गया। आदित्य ने गाड़ी पार्क की और फिर प्रिया और आदित्य दोनों घर के सामने आकर खड़े हो गए। प्रिया को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि आदित्य उसे इतना बड़ा सरप्राइज देगा। वो खुशी से उसकी गोद में कूद गई। आदित्य ने भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने आदित्य को घर के बाहर ही चूमना शुरू कर दिया। आदित्य ने इस बात पर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए कहा, I am wondering what will be your reaction when we will enter inside the house। प्रिया ने बड़े ही प्यार से कहा, It will be same। I absolutely love this। I love you आदि। आदित्य ने भी उसके होठों पर किस किया और जवाब में कहा, I love you too प्रिया। चलो अब नीचे उतर जाओ। प्रिया नीचे उतरी और फिर आदित्य ने डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद आदित्य ने कॉर्नर में जाके मेन स्विच ऑन की। लाइट जलते ही मानो प्रिया के होश ही उड़ गए। ये घर बिल्कुल वैसा था जैसा उसने आदित्य को बताया था, ठीक वैसा, प्रिया के सपनों का घर। मिनिमल डिजाइन, लाइट शेड के पर्दे, बड़ा सा हॉल, बड़े रोशनदान। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे निहारता हुआ आदित्य भी इमोशनल हो गया। आदित्य ने पीछे से आकर प्रिया को हक किया। प्रिया ने आदित्य से बड़े ही धीमे आवाज में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने मजाक में तुमसे कहा था और तुमने। आदित्य ने बात को बीच में काट दिया और प्रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। प्रिया ने आदित्य के कानों में कहा, सुहागरात हॉल रूम में नहीं, बेडरूम में मनाते हैं डफर। आदित्य ने हामी भरी और प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया। सीढ़ियों से होता हुआ वो प्रिया को देखते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था। वहीं खिड़की के बाहर किसी की परछाई नजर आ रही थी। आखिर ये कौन था जो आदित्य और प्रिया के प्राइवेट मोमेंट्स के बीच आना चाहता था?
काला साया धीरे धीरे उनके पीछे जा रहा था। साए का कोई अपना आकार नहीं था। आज की रात में कुछ अलग बात तो थी। चांद पूरे जोश से चमक रहा था, मानो पूर्णिमा की रात है। आदित्य और प्रिया इन सब से बेखबर अपने बेडरूम के पास पहुंचे। आदित्य ने एक हाथ से प्रिया को संभाले रखा और दूसरे हाथ से बेडरूम का डोर खोला। दरवाजा बंद ही होने वाला था जब कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, आई थिंक दे नो वी आर हियर। आदित्य ने दरवाजा बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर सटीक मौके पे वो साया डोर के नीचे से सरक कर कमरे के भीतर घुस गया। इन सबसे अनजान आदित्य ने पपी की तरह आवाज निकाली और प्रिया के कानों को अपने दांत से काट लिया। उसके ऐसा करते ही प्रिया के शरीर में मानो एक अलग सी बिजली दौड़ गई। दोनों एक दूसरे को चूमने में खो से गए। जैसे जैसे रात जवां हो रही थी, वो दोनों भी एक दूसरे में उतना ही गुम हो रहे थे। आदित्य और प्रिया एक दूसरे में फिर ऐसे खोए कि ये रात अब कभी नहीं आने वाली। चादर की सिलवटें उभर रही थी और उसके साथ ही उमड़ रहा था उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार। प्रिया ने आदित्य के होठों को चूमा और धीरे से एक लंबी सांस लेते हुए बोली, This is the best moment of my life. I have never experienced anything like this before. You are my eternal love, आदित्य। आदित्य प्यार से मुस्कुराया और उसके बगल में जाकर लेट गया। खिड़की पे बैठा वो साया इस पूरे समय उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही समय में प्रिया को नींद आ गई, पर आदित्य सिर्फ उसी को निहारे जा रहा था। एकाएक वो बेड पर से उतरा। उसने अपने कपड़े समेटे और उन्हें पहन लिया। फिर उसने प्रिया के माथे को चूमा और वहां से निकल गया। आदित्य के पीछे पीछे साया भी चल रहा था। आदित्य घर के बाहर आया और उसने अपने अगल बगल देखा। गेट के बाहर खड़ा नौजवान केयर टेकर जो उस वक्त ड्यूटी पर था, उसके पास आता है। आदित्य उसे घर की चाबी थमाता है और वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। वहीं वो केयर टेकर बाहर खड़ा बेडरूम की खिड़की की ओर देखता है और फिर अपने हाथ में पड़ी उस चाबी को वो धीरे धीरे अपने कदम घर के मेन डोर की तरफ बढ़ाता है। इन सबसे अनजान प्रिया पूरे घर में अकेले बेडरूम में सो रही है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं और कमरे का दरवाजा ना ही अंदर और ना ही बाहर से बंद है। करवटें बदलती प्रिया की आंख इस तरह लगी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो हसीन रात बीत गई और सुबह की चिलचिलाती धूप उन बड़े रोशनदानों से उसकी नंगी पीठ पर चुभ रही थी। जब उसे इस चीज का एहसास हुआ तो सबसे पहले उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, आदित्य बेबी उठो, इट्स आवर संगीत नाइट। प्रिया को कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने जब आंखें खोली और यहाँ वहां देखा तो उसके कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और आदित्य वहां नहीं था। वो तुरंत उठी और कपड़े पहने। फिर उसने बाथरूम और वॉशरूम चेक किया। आदित्य वहां भी नहीं था। उसने घर में जोर जोर से आवाज लगाई, आदित्य, आदित्य कहाँ हो तुम? आदि, कुछ तो बोलो। पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अब प्रिया अपना आपा खो रही थी। उसने खिड़की से नीचे झांका तो आदित्य की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। वो चिढ़ते हुए बोली, Is this a joke? Where are you, आदि? वो एकदम टेंस्ड हो गई। आदित्य को फोन लगाने के लिए वो अपना फोन ढूंढने लगी। इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर आदित्य की छोटी बहन का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से नीना ने परेशान आवाज में पूछा, तुम कहाँ हो प्रिया? कल रात से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ बट नो रिस्पॉन्स। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? घर पर बड़ी मुसीबत आ गई है, प्लीज जहाँ भी हो तुरंत चली आओ। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा नीना कहीं कुछ प्रैंक तो नहीं कर रही, क्योंकि आदित्य भी नहीं है। उसने बात घुमाते हुए कहा, सॉरी नीना, वो क्या है ना, मैं दोस्तों को बैचलरेट पार्टी दे रही थी तो शायद फोन पे ध्यान नहीं गया। आई एम कमिंग राइट अवे। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। वो वॉश बेसिन के सामने जाकर खड़ी हुई।
उसे ये बात अब तक समझ नहीं आई कि आदित्य उसे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चला गया। वो इस बात से बहुत नाराज थी। शीशे के सामने खड़ी वो चेहरे पर पानी डालती कि उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके पेट में भी अजीब सा दर्द उठने लगा। देखते ही देखते दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरी जोर लगा के उसने वॉमिट किया और अजीब सा काला पदार्थ मुंह से बाहर निकाला। एकाएक देखते ही देखते उसका पेट फूलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो दर्द से कराह रही थी, पर पेट बढ़ना कम ही नहीं हो रहा था। वो उसके वजन से नीचे बैठ गई। अचानक से उसका दर्द कम हो गया, पर अब उठने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे करके दीवार का सहारा लेकर वो उठी और जब उसने अपने पेट को शीशे में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसी का पेट है। ऐसा लग रहा था मानो वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। पेट पर काली नसें भी उभर रही थी। पहले उल्टी करते समय वो काला पदार्थ और अब नसें जो अमूमन हरी होती हैं वो काली थी। पर इस वक्त उसे बस आदित्य के घर जाना था। उसने चादर की मदद से अपने पेट को बांधा और फिर घर से बाहर आई। उसे चलने में काफी दर्द हो रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो आदित्य के यहाँ कैसे पहुंचे। उसने घर के केयर टेकर को आवाज लगाई, पर वो भी वहां से नदारद था। तभी सामने से एक ऑटो खाली जा रही थी। प्रिया ने हाथ दिखाकर ऑटो रोकी और धीरे से उस पर चढ़ी। यहाँ प्रिया ने बंगले से कदम बाहर निकाला और वहाँ बेडरूम की खिड़की पर वो काली परछाई एक बार फिर नजर आने लगी। ऑटो वाला तेजी से ऑटो भगा रहा था, जिसके चलते प्रिया को दर्द हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, भैया इतनी तेज चला के कहाँ जाओगे? थोड़ा हिसाब से चलाओ। पूरे रास्ते वो सिर्फ ये कड़ी ही जोड़ रही थी कि आदित्य कहाँ गया, और फिर ये बड़ा हुआ पेट। आखिर माजरा क्या है? बेसिन में गिरा वो अजीब सा काला पदार्थ, इन सबका क्या मतलब है? इन सब सवालों से जूझते हुए वो आदित्य के घर पहुंची। वहां पहुंचकर प्रिया ने देखा कि कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, जिसे देख प्रिया के दिल में अजीब सा डर महसूस होने लगा। प्रिया छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वहां पर नीना के साथ प्रिया की खास दोस्त पायल भी बेसब्री से प्रिया का इंतजार कर रही थी। जब से पायल को पता चला था आदित्य की मौत के बारे में, तब से वो प्रिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोस्त पायल उसके पास आ गई और प्रिया को पकड़ती हुई बोली, तुम कहाँ हो कल से प्रिया? जानती भी हो क्या हो गया है? प्रिया बस पायल को देखती ही रह गई। पायल ने आगे कहा, आदित्य नहीं रहा। क्या? ये कहती हुई प्रिया नीचे जमीन पर धम्म से बैठ गई। पायल उसे संभालती हुई बोली, संभालो खुद को प्रिया, इसीलिए तो मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं। किसी ने बेरहमी से मारा आदित्य को। उसके बॉडी में सिवाय कंकाल और चमड़ी के कुछ नहीं बचा। ऐसा लगता है किसी ने उसका सारा खून और गोश्त निकाल लिया हो। पुलिस कह रही है आज से पहले कभी किसी ने ऐसा मर्डर नहीं देखा। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कब हुआ ये? पायल ने कहा, कल शाम 7 बजे। प्रिया ये सोच कांपने लगी, और अगर कल शाम ही आदित्य मर गया था तो कल रात उसके साथ कौन था? प्रिया ये सोच ही रही थी कि तभी पुलिस आदित्य की बॉडी को लेकर बाहर आई। उसके चेहरे से सफेद कपड़ा जैसे ही हटा, प्रिया वो देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। नीना अपनी दीदी की हालत को देखकर परेशान हो गई। पायल प्रिया को होश में लाने के लिए पानी की छींटे मारने लगी। जैसे ही प्रिया को होश आया, वो पायल से लिपट गई और रोते हुए बोली, ये कैसे पॉसिबल है पायल? कल सारी रात तो आदित्य मेरे साथ था और अभी ये सब। पायल उसकी बात पर हैरान रह गई और उसे अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली, ये तू कैसी बातें कर रही है प्रिया? आदित्य की मौत तो कल शाम ही हो चुकी थी, तो वो कैसे सारी रात तेरे साथ हो सकता है? पायल की बात से प्रिया को एक और झटका लगा।
उसे अपने और आदित्य की पिछली रात याद आने लगी। उसका हाथ उसके पेट पर चला गया। पायल की नजर भी प्रिया के पेट पर गई तो चौंकते हुए पूछा, क्या है ये? प्रिया ने दहशत भरी नजरों से पायल को देखा और उसे सारी बात बताती चली गई। और पायल की आंखें हैरान और डर से खुली की खुली रह गईं। लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, तू चल, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। और पायल प्रिया को लेकर डॉक्टर के पास गई। हॉस्पिटल पहुंचकर प्रिया की जिंदगी का सबसे भद्दा और डरावने सच से सामना हुआ। डॉक्टर ने बताया, मिस प्रिया, आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। इनफैक्ट आपको तो कभी भी लेबर हो सकता है। हमें आपको अभी एडमिट करना होगा। डॉक्टर की बात पर प्रिया का खून डर से जम गया। प्रिया अपने पेट पर हाथ रखे बस यही सोच रही थी कि अगर वो आदित्य नहीं था तो कौन था? और ये बच्चा? नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं और ना ही वो कोई मामूली इंसान था। तो फिर वो था कौन और मेरे साथ ही ये सब क्यों? इस टेंशन और बेचैनी के बीच प्रिया को लेबर पेन होना शुरू हो गया और डॉक्टर उसे एडमिट कर ले गए। बाहर पायल डरी हुई इंतजार करती रही और नीना फोन पर घर वालों को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर बाद जब प्रिया को होश आया तो एक नर्स उसके पास आई और बोली, मुबारक हो, आपको बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। वो देखो, पालने में सो रहा है। प्रिया कमजोर आवाज में बोली, मुझे देखना है। नर्स ने उसे मना करते हुए कहा, अभी आप बहुत कमजोर हैं, थोड़ी देर आराम करो, फिर जब डॉक्टर राउंड पर आएंगे तब आप अपने बच्चे को देख लेना। और इतना कहकर नर्स चली गई। लेकिन प्रिया की अंदर की मां नहीं मानी। तो क्या हुआ? ये सब अजीब था। ये बच्चा, उसका जन्म सब अजीब था, लेकिन था तो प्रिया का ही। इसीलिए प्रिया किसी तरह उठी और बेड के सहारे पालने तक पहुंची। उसने जैसे ही झांक कर देखा तो बच्चे की मासूमियत देखकर सब भूल गई। उसके हाथ खुद ब खुद उसे छूने के लिए बढ़ गए। वो अपना चेहरा उस बच्चे के करीब लाना चाहती थी, उसका माथा चूमना चाहती थी। लेकिन तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोली। बच्चे की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग की थी, जिसे देख प्रिया लड़खड़ा गई और डर के मारे पसीने में भीग गई। प्रिया अपनी नजरें फेर कर खड़ी हो गई, जैसे वो खुद को समझाना चाहती थी कि उसने जो देखा वो उसका वहम है। तभी कमरे का टेम्परेचर कम होने लगा और प्रिया को ठंड लगने लगी। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया है और एक अंधेरे की चादर उस कमरे में आ गई हो। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। प्रिया चारों तरफ देखती हुई बोली, कौन है यहाँ? उसी वक्त उसे कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज को घसीटता हुआ आ रहा हो। देखते ही देखते प्रिया के सामने एक इंसानी आकृति उभरने लगी। प्रिया बुत बनी ऐसे खड़ी थी जैसे उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। वो इंसानी आकृति अब साफ होने लगी थी और वो किसी मर्द की आकृति थी। उसने खुद को काले लिबास में छुपा रखा था। उसके आसपास काले बवंडर जैसे घूम रहे थे। प्रिया को सिर्फ उसके होंठ दिखाई दिए और उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे और आसपास सूजन थी। उसकी लंबाई करीब 7 फीट की थी और हाथ में एक मजबूत लाठी थी। लेकिन गौर से देखने पर पता चला वो कोई लाठी नहीं बल्कि इंसानी हड्डी से बनी हुई कोई चीज थी, जिसे लाठी की शक्ल दी गई थी। और उसके ऊपर एक खोपड़ी लगी थी जिस पर लाल रंग से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो देखने में तिकोना सा था और उसके बीच में तो जलती हुई लाल आंखें बनी थी। प्रिया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अपनी सारी ताकत बटोर कर बोली, कौन हो तुम? प्रिया के सवाल पर वो जोर से हंस पड़ा और वजनदार आवाज में बोला, इतनी जल्दी मेरे वजूद को भूल गई? कल की रात के वो यादगार लम्हे इतनी जल्दी भूलने वाले तो नहीं थे। मतलब? प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कन अब रुक जाएगी। वो काला साया प्रिया के इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, ये बच्चा मेरा यानी शैतान का और
तुम हो शैतान की बीवी। प्रिया ने मजबूती से कहा, क्या चाहते हो मुझसे और आदित्य को क्यों मारा तुमने? उस काले साए ने प्रिया के गाल को छूते हुए कहा, मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम उसकी माँ बनी हो जो इस धरती पर शैतान का राज कायम करेगा। तुम्हारा वो मंगेतर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मुक्त करके तुम्हें उस धोखे से बचा लिया और तुम्हें मौका दिया शैतान के इस महान उद्देश्य में भागीदारी बनने का। और वैसे भी तुम ही वो खास वक्त में पैदा हुई लड़की हो जो मेरे बच्चे को अपनी कोख में पालने की क्षमता रखती थी। और कल की रात वो घड़ी थी जब शैतान का अंश पृथ्वी पर आना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे को तुम धरती पर साधारण इंसान की तरह पालोगी और उसे कभी पता नहीं चाहिए कि उसका बाप कौन है। मैं सही समय आने पर आऊंगा और इसे इसकी हकीकत और इसका मकसद बताऊंगा। इतना कहकर वो काला साया गायब हो गया। कुछ देर तक प्रिया ज्यों की त्यों खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। एक दिन पहले तक वो अपनी और आदित्य की शादी को लेकर इतनी खुश और इतनी एक्साइटेड थी और आज उसके हाथों में एक बच्चा है। उसके दिमाग में काले साए की बात घूम रही थी कि ये शैतान का बच्चा है। प्रिया ने डरते हुए एक नजर उस बच्चे की तरफ देखा। उस बच्चे को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो बच्चा रेंगते हुए पालने से बाहर निकल रहा था और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था जैसे कोई रबड़ की चीज हो। उसका चेहरा धीरे धीरे पूरे तरीके से काला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लग रही थी। वो कूदकर प्रिया की छाती पर बैठ गया और प्रिया को घूर कर देखने लगा। डर के मारे प्रिया को अपनी पलकें भारी होती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब बस उसका दम घुटने वाला है। प्रिया के देखते ही देखते वो बच्चा 7-8 साल के बच्चे में तब्दील हो गया और उसने कड़ी आवाज में पूछा, बताओ कौन है मेरा बाप और किस दुनिया और आयाम का है? प्रिया किसी तरह हकलाते हुए बोली, मैं नहीं जानती। प्रिया के इतना कहते ही वो बच्चा चीखता हुआ बोला, झूठ बोल रही हो तुम, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। इतना कहते हुए उस बच्चे की आंखें लाल हो गईं और उसकी गर्दन पर वही तिकोन चिन्ह उभर आया जो काले साए के कंकाल की काठी पर था, यानी शैतान का चिन्ह।